मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी, राजस्थान सहित मध्य और पूर्व भारत में 2-3 दिन बारिश का अलर्ट। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध, लगाया गया लॉकडाउन, खामनेई ने हाल ही में दी थी मार डालने की धमकी। रक्षा मंत्री ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापसी पर जताई खुशी, कहा पूरे देश को उन पर है गर्व। सीएम धामी मीट पीएम मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, विकास संबंधी विषयों पर की चर्चा। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग। ईरान को लेकर भारत की ट्रैवल एडवाइजरी जारी, नागरिकों को सलाह जब तक एकदम जरूर न हो यात्रा न करें। कूटनीति और धार्मिक प्रयास, भारत ने कैसे टलवाई निमिषा की फांसी, पढ़े इनसाइड स्टोरी। 10 शेयर बनेंगे 100, 5 साल में 9,916% का रिटर्न दे चुकी कंपनी करने जा रही है स्टॉक स्प्लिट, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बने मम्मी पापा, बेबी गर्ल का स्वागत करने मुंबई पहुंचे दादा दादी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत की हार के बाद वरुण ग्रोवर ने दिया मोहम्मद सिराज को दिलासा, वायरल हुई फोटो। क्या पानी की कमी से हो सकता है कमर में दर्द? एम्स में न्यूरो सर्जन रहे डॉक्टर ने दिया जवाब। भारत में हाइपरटेंशन के खिलाफ बड़ा कदम, IHCI का दूसरा चरण 100 जिलों में लागू, 5 साल में मिले 20 लाख मरीज। रूस से व्यापार किया तो अब नाटो प्रमुख ने भारत, चीन जैसे देशों का नाम लेकर चेतावनी क्यों दी? वर्क फ्रॉम हिल्स के लिए नया ठिकाना, सिक्किम का याकतेन गांव बना देश का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। चलिए विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर देश के मैदानी इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, अलग अलग हिस्सों में गांव, घर और खेत जलमग्न हैं। भूस्खलन के चलते विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में मलबा आने से सैकड़ों सड़कों पर यातायात ठप है। फिलहाल मानसूनी बारिश से राहत भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान समेत मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में इन राज्यों में हुई बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान देश के लगभग हर हिस्से में बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, केरल, तटीय कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, असम में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र, पंजाब, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भी 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल में आज और कल येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बुधवार और बृहस्पतिवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 20 जुलाई तक मौसम खराब बना रह सकता है। मंगलवार शाम तक प्रदेशों में 199 सड़कें, 68 बिजली ट्रांसफार्मर और 171 जल आपूर्ति योजनाएं ठप रही। आपदा की मार झेल रहा जिला मंडी सबसे अधिक प्रभावित है। चंबा के 50 गांव में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। कुल्लू में भूस्खलन से 35 सड़कें बंद होने से आवाजाही ठप है। मंगलवार को राजधानी शिमला में दोपहर हल्की बारिश हुई। कांगड़ा में बादल छाए हैं। मैदानी जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों के खून पसीने छूट गए हैं। राजस्थान के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना। राजस्थान के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक 183 मिलीमीटर बारिश भीलवाड़ा के बिजोलिया में दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के पाली मारवाड़ बोमडाडा रेलवे खंड पर पटरियों पर जलभराव के कारण साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द करनी पड़ी है। अगले 2 से 3 दिन कोटा, अजमेर और जोधपुर मंडलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
रांची समेत झारखंड के 10 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण 19 जिलों में आकस्मिक बाढ़ को लेकर बुधवार शाम 5:30 बजे तक के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। इन जिलों में गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद और ठुमका शामिल हैं। आईएमडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में अवदाब बना हुआ है जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से राज्य में जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना। मॉनसून इस बार दिल्ली एनसीआर पर खूब मेहरबान दिख रहा है। सप्ताहांत पर लगातार हुई बारिश के बाद मंगलवार को राजधानी के कुछ इलाकों में बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादल और सूरज के बीच लुका छिपी का खेल जारी रहा। दिन में धूप खिली लेकिन बादलों का आना जाना लगा रहा। ऐसे में थोड़ी देर के लिए रिमझिम बारिश हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 33.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 65% रहा। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान आसमान पर बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में मुश्किलें बरकरार। उत्तराखंड में बारिश के बाद मलबा आने से सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 73 सड़कें बंद हो गई। हालांकि शाम तक इनमें से 17 सड़कों पर यातायात बहाल हो गया। सड़कों के बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम पर आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बागेश्वर जिले में कमेड़ी देवी विजयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 99 में दीवार क्षतिग्रस्त होने की वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बृहस्पतिवार को गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है और आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 20 जून से 14 जुलाई तक 105 लोगों की जान गई है। इस मॉनसून सीजन में 20 जून से 14 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन सहित अन्य कारणों से 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 184 लोग घायल हुए हैं। अभी भी 35 लोग लापता हैं। 44 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। मॉनसून सीजन में अब तक करीब 1235 कच्चे पक्के मकानों, दुकानों को क्षति पहुंची है। 798 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 953 पालतू पशुओं की मौत हुई है। नुकसान का कुल आंकड़ा 786 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और अमेरिका की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यहां मंगलवार को नॉर्थ लॉन में सेफ्टी फेंस के ऊपर से किसी ने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी हुई, वहां खलबली मच गई। आनन फानन में सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया और पेनिसिल्वेनिया एनएक्यू में अस्थायी रूप से लॉकडाउन लगा दिया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक हड़बड़ी मची रही। ये घटना सुबह करीब 11 बजे के आसपास हुई। मंगलवार दोपहर जब ये वाकया हुआ, उस वक्त कई पत्रकार एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमोहन के साथ बातचीत करने के लिए इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद सबको तुरंत जेम्स एस ब्रेडी ब्रीफिंग रूम में ले जाया गया। वहां उन्हें करीब 1 घंटे तक बंद रखा गया। इसके बाद जब फोन की जांच कर ली गई तो उनमें कुछ भी नहीं मिला, तो करीब 11:56 पर सुरक्षा उपाय हटा लिए गए। व्हाइट हाउस ने अभी तक सुरक्षा उल्लंघन के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पहले भी सुरक्षा में हो चुकी है सेंध। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया हो। इससे पहले मार्च में एक बच्चा व्हाइट हाउस में घुस गया था, बाद में जिसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उसके परिजनों को सौंप दिया था। उससे पहले 8 जनवरी को व्हाइट हाउस के एक गेट से एक वाहन टकरा गया था। हालांकि हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ था। बाद में चालक को हिरासत में ले लिया गया था। वहीं उससे पहले 17 दिसंबर को सुरक्षा कारणों से सड़क को रोकने वाली एक आधिकारिक एसयूवी में 46 वर्षीय व्यक्ति ने अपने बेजफोर्ड सेडान से टक्कर मार दी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि सुरक्षा के नजरिए से ये घटना काफी बड़ी थी, लेकिन बाइडन और उनकी पत्नी जिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यूएस सीक्रेट सर्विस ने बाद में बताया था कि यह एक दुर्घटना थी और किसी भी तरह का हमला नहीं था।
अधिकारियों ने शख्स पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने और लापरवाही से ड्राइविंग करने के आरोप लगाए थे। ईरान ने दी है ट्रंप को मारने की धमकी। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में ताज़ा चूक हैरान और परेशान करने वाली है। ये घटना तब हुई है जब हाल ही में ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला खामनेई के पूर्व सलाहकार ने ट्रंप को मारने की धमकी दी है। ईरानी टीवी पर बोलते हुए जवाब लारिजानी ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कामों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण अब वे मारे लोगों में अपने आवाज से धूप भी नहीं सेक पाएंगे। जब वे पेट के बल सूर्य की ओर लेटे होंगे तभी एक छोटा सा ड्रोन आएगा और उनको निशाना बना सकता है। यह बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से ड्रोन से धूप का मजा लेते राष्ट्रपति को निशाना बनाना बहुत आसान होगा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले मानव मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए आज मंगलवार को पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला से बात की। रक्षा मंत्री ने उनकी वापसी पर खुशी जताई और उनके पिता से कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। शुभांशु 18 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन से सफल वापसी हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष को छुआ है बल्कि भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक उनकी यात्रा और वापसी केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि यह भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक गौरवपूर्ण कदम है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों में उन्हें अपार सफलता की कामना करता हूं। आईएएफ ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, ये भावुक पल है। बच्चे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी यात्रा अच्छी रही और हमारी बात होती रहती थी। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, उसका मिशन पूरा हुआ। हम सभी देशवासियों का भी धन्यवाद करते हैं। हम उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि शुभांशु सकुशल पृथ्वी पर आ गया है। हमारी यही इच्छा थी कि हमारा बच्चा सकुशल पृथ्वी पर वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और हमें बधाई दी। शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने कहा कि मैं इस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब लैंड हो रहा था तब बस थोड़ा डर लगा था, लेकिन सब अच्छे से हो गया। ईश्वर साथ में है। उन्होंने उसे वहां पहुंचाया था और उन्होंने ही उसे सुरक्षित लैंड कराया है। आशा शुक्ला ने कहा, पीएम मोदी ने भी बधाई दी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। वहीं शुभांशु शुक्ला की बहन शुचि मिश्रा ने कहा, वो वापस आ गए हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। हम बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें, 23 घंटे के सफर बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के समुद्र पर लैंड किया। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर हर्ष जताया है। उन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की इस यात्रा को मील का पत्थर करार दिया है। आईएसएस पर अपने 2 सप्ताह से अधिक के प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कुल 310 से ज्यादा बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 33 गुना अधिक है, जो अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के 27 देशों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। मुलाकात के दौरान सीएम धामी पीएम मोदी को कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रतिरूप और आदि कैलाश यात्रा पर कॉफी टेबल बुक के साथ ही उत्तराखंड के उत्पाद कनार, धारचूला का घी, लाल पुरोला चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंधरैण, जम्बू और स्थानीय शहद भेंट किए। सीएम धामी ने की सेमीकंडक्टर उद्योग लगाए जाने की अपील।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की भांति ही हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और चंपावत में शारदा कॉरिडोर के मास्टर प्लान के अनुरूप स्थापना स्थापित करने के लिए CSR के माध्यम से वित्त पोषण के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित नेपा फार्म को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग लगाए जाने, दिल्ली व मेरठ के मध्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्तारित करने और टनकपुर, बागेश्वर व ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में मार्ग निर्माण का प्रावधान भी शामिल किए जाने के लिए संबंधित मंत्रालयों को निर्देशित किए जाने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया। सीएम धामी ने दी नंदा राजजात यात्रा की जानकारी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में वर्ष 2026 में होने जा रही नंदा राजजात यात्रा की जानकारी देते हुए इसके संचालन के लिए व्यापक रूप से पर्यावरण अनुकूल अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जानी है। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में आयोजित इस पर्वतीय महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है और साथ ही यात्रा में अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 400 करोड़ की धनराशि केंद्र से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया है। 3500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसके सफल आयोजन के लिए हरिद्वार में पुलों की मरम्मत, पार्किंग, विद्युत, पेयजल, शौचालय, परिवहन, श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग सहित अन्य कार्य कराए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार शहरों में HT व LT विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के साथ ही विद्युत प्रणाली को स्वचालित करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा भेजी गई 1015 करोड़ की DPR को RSDS योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध भी किया है। पिंडर कोसी लिंक की दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश के निकट स्थित अनोखी धरोहर 84 कुटिया को अपने पुराने रूप में लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसके लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने 84 कुटिया के प्रस्ताव का अनुमोदन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से कराए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने के लिए प्रथम चरण में पिंडर कोसी लिंक परियोजना का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया गया है। ग्लेशियर आधारित पिंडर नदी के पानी को वर्षा आधारित कोसी, गगास, गोमती व गरुड़ नदियों में मिलाए गए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों के 625 गांवों की लगभग 2 लाख जनसंख्या पेयजल व सिंचाई से लाभान्वित होगी। साथ ही गरुड़, कोसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगरों की लगभग 1.25 लाख आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को भारत सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत लिए जाने का अनुरोध किया। मांगी जल विद्युत परियोजनाओं संबंधी अनुमति। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से कैबिनेट सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में कुल 596 मेगावाट क्षमता की 5 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से 4 धाम यात्रा आदि, कैलाश यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ के साथ ही प्रदेश में जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राज्य की कई परियोजनाओं और वित्तीय मामलों पर चर्चा की। साथ ही इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ TDP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सहयोग से जताया आभार। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अमित शाह के साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री को राज्य की कई परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने पिछले 1 साल में राज्य के मुश्किल समय में केंद्र के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य केंद्रीय सहायता से अपनी चरमराई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का उठाया मुद्दा। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश अभी भी वित्तीय संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है, इसलिए केंद्र इस मामले में हमारी और मदद करे। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को बताया कि 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वो आंध्र प्रदेश को हुए वित्तीय नुकसान पर विचार करे। उन्होंने पोलवरम बनकारचेला लिंक परियोजना का मुद्दा भी उठाया, जो राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए अहम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में पोलावरम से 200 टीएमसी बाढ़ के पानी को कुरुनूल जिले के बनकारचेला रेगुलेटर की ओर से मोड़ने का प्रस्ताव है। अगर ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को आगे बताया कि ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्यों को जरूरतें पूरी करने के बाद भी गोदावरी नदी का अतिरिक्त पानी लगभग 90 से 120 दिनों तक लगातार बहता रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदी के रास्ते में आंध्र प्रदेश आखिरी राज्य है। ऐसे में गोदावरी इस अतिरिक्त पानी का पूरा उपयोग करने का हकदार है। एरोस्पेस के साथ डिफेंस सेक्टर बनाने पर जोर। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत ने मुख्यमंत्री से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। उन्होंने आंध्र प्रदेश में एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की स्थापना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सारस्वत को बताया कि सरकार रायलसीमा क्षेत्र में रक्षा उद्योग स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग पर चर्चा की। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने बुधवार 15 जुलाई को एक यात्रा सलाह ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि जब तक एकदम जरूरी न हो वे ईरान की यात्रा से बचें। भारतीय दूतावास की तरफ से यह सलाह पिछले कई हफ्तों से क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच आई है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले उभरती स्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार करें। इसके अलावा दूतावास ने भारतीयों को यह भी सलाह दी है कि वो ईरान में बदलती परिस्थितियों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी अपडेटेड सलाह का पालन करें। वर्तमान में जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं और वापस भारत लौटना चाहते हैं, उनके लिए दूतावास ने कहा कि विकल्प उपलब्ध है। पोस्ट में कहा गया, वे भारतीय नागरिक जो पहले से ही ईरान में हैं और वापस भारत आना चाहते हैं, वे कमर्शियल फ्लाइट और नौका विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं जो अभी उपलब्ध हैं। भारतीय दूतावास की यह सलाह क्षेत्रीय शत्रुता में तेजी से वृद्धि के बाद है। 13 जून को इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था और पूरे मीडिया ईस्ट में ही ईरानी सैन्य और परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के बाद तनाव बढ़ गया था। जवाब में ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। बाद में अमेरिका में इजरायल के समर्थन में जंग में कूद पड़ा। अमेरिका ने 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान में प्रमुख ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों और कतर में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर प्रमुख पदों को निशाना बनाया गया। जंग 12 दिन चली और ये 24 जून को समाप्त हो गई, जब इजरायल ने अपने हमले को एक तरफा रोकने की घोषणा की, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से परमाणु बम विकसित हो सकते हैं, लेकिन तेहरान ने लगातार इस दावे का खंडन किया और जोर देकर कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ट्रंप लगातार ईरान पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर ले। यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टल गई है, जो एक हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही है। भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के बीच इसका श्रेय 2 देशों के प्रमुख धार्मिक हस्तियों को समय रहते हस्तक्षेप को दिया जा रहा है।
खबरों के मुताबिक भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्बूक अहमद ने जाने माने यमनी धर्मगुरु शेखर उमर बिन हाफिज से संपर्क किया ताकि वे प्रिया के यमनी नियोक्ता और हत्या के शिकार हुए तलाल के परिवार के साथ मध्यस्थता कर सकें। डिप्टी मुफ्ती और शेख अबू बकर के करीबी सहयोगी हुसैन साकाफी के अनुसार शेखर उमर बिन हाफिज ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपने छात्रों को तलाल के परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भेजा। कई दौर की गहन बातचीत के बाद पीड़ित परिवार अंततः फांसी को फिलहाल रोकने पर सहमत हो गया, जिससे प्रिया और उनकी कानूनी टीम को नई उम्मीद मिली। शिया नियंत्रण के बावजूद सुन्नी आस्था का असर। बातचीत के पक्ष में खेलने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक यमनी पीड़ित परिवार और यमनी धर्मगुरु के बीच साझा सुन्नी आस्था थी। हालांकि राजधानी सना पर शिया संप्रदाय से संबंधित हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है, फिर भी सम्मानित सुन्नी धर्मगुरु का प्रभाव सांप्रदायिक सीमाओं को पार कर गया और फांसी रुकवाने में मदद मिली। विदेशी मंत्रालय MEA के अधिकारियों ने पुष्टि की कि पर्दे के पीछे निरंतर और शांत प्रयास जारी थे। सऊदी दूतावास में तैनात एक दूतावास अधिकारी जो यमन मामलों की देखरेख करते हैं ने इस पहल का नेतृत्व किया। एक अधिकारी ने कहा, वह महीनों तक यमनी अधिकारियों के संपर्क में रहे। इजराइल ईरान संघर्ष ने बातचीत को संक्षेप में रोक दिया, लेकिन तनाव कम होने के बाद हमने तुरंत फिर से बातचीत शुरू की। भारत ने कथित तौर पर पीड़ित परिवार को दिया या ब्लड मनी के रूप में असाधारण राशि की पेशकश की थी। एक बड़े आधिकारिक सूत्र ने कहा कि वे 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे, लेकिन भारत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम 20 करोड़ रुपए भी देंगे। फिर भी परिवार ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। फांसी रद्द नहीं, फिलहाल केवल स्थगित। हालांकि फांसी केवल रोकी गई है, रद्द नहीं की गई है। अधिकारियों का मानना है कि यह नए सिरे से बातचीत के लिए द्वार खोलता है। यह सफलता दर्शाती है कि कैसे गहरी धार्मिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कभी कभी वहां सफल हो सकते हैं जहां राजनीतिक चैनलों को सीमाएं झेलनी पड़ती हैं। यह इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारत ने अपने एक नागरिक को बचाने के लिए आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों मार्गों का चुपचाप लाभ उठाया, जिसमें विश्वास कूटनीति को कूटनीतिक आधारभूत कार्य के साथ जोड़ा गया, जबकि फांसी पर रोक से अस्थायी राहत मिली है। ब्लड मनी या कानूनी राहत के माध्यम से स्थायी समाधान के लिए बातचीत जारी है। निमिषा प्रिया का मामला पूरे भारत, विशेष रूप से केरल में चर्चा में रहा है, जहां अधिकार समूहों ने सरकार से उन्हें वापस घर लाने के प्रयासों को तेज करने की मांग की है। अभी के लिए उनकी फांसी रुकी हुई है, जबकि उनका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अपने शेयरों के लिए 10:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कंपनी का हर एक शेयर, जिसकी फेस वैल्यू अभी 10 रुपए है, अब 10 शेयरों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए होगी। कंपनी ने इस कॉर्पोरेशन एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई 2025 तय की है, यानी जो निवेशक इस तारीख तक कंपनी के शेयर अपने पास रखेंगे, उन्हें स्प्लिट के बाद नए शेयर मिलेंगे। कंपनी ने 4 जुलाई को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 18 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में फाइनल किया है। इस फाइनलिंग में कहा गया कि बोर्ड ने फैसला किया कि पूरी एक तरह चुकता हुआ इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसे 10 पूरी तरह चुकाए गए इक्विटी शेयर में बांटा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक की वैल्यू 1 रुपए होगी। ये प्रस्ताव पहले 2 जुलाई 2025 को हुई शेयर धारकों की मीटिंग में मंजूर हुआ था और इसकी शुरुआती घोषणा 30 मई को की गई थी। कंपनी का कहना है कि इस स्टॉक स्प्लिट का मकसद शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाना और छोटे निवेशकों के लिए शेयर को और सुलभ बनाना है। इंडोथाई सिक्योरिटीज के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। बीते 1 साल में कंपनी का शेयर 564% उछला है, वहीं पिछले 2 सालों में इसने 653% और पिछले 3 सालों में 835% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो शेयर की कीमत में 9,916% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो निवेशकों के लिए लंबे समय में जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन को दर्शाता है। हालांकि हाल के समय में शेयर में कुछ उतार चढ़ाव देखा गया है। पिछले 1 महीने में शेयर 5% से ज्यादा चढ़ा, लेकिन बीते 3 महीनों में इसमें 8% की गिरावट आई।
10 जुलाई 2025 को इंडो थाई सिक्योरिटीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2184.13 करोड़ रुपए था। शुक्रवार को बीएसई पर शेयर 1868.5 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले दिन की तुलना में 1.03% कम है। शेयर का 52 हफ्तों का हाई 2200.20 रुपए और लो 241.50 रुपए रहा। बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक नन्ही परी के मम्मी पापा बन गए हैं। बताया जा रहा है कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। इस कपल ने इसी साल फरवरी में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और डिलीवरी अगस्त में होनी थी। हालांकि कुछ दिन पहले उन्हें एक अस्पताल में देखा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस कियारा और बच्चे की सेहत को लेकर टेंशन में थे। 15 जुलाई की रात गुड न्यूज आने के बाद सभी ने उन्हें बधाई दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा का परिवार पहुंचा मिलने। कियारा को डिलीवरी के लिए मुंबई में गिरगांव इलाके में स्थित HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। दोनों ने अभी तक अपनी बेटी के आने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। कपल के एक करीबी सोर्स के अनुसार सिद्धार्थ के परिवार के सदस्य कपल के साथ जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली से मुंबई पहुंचने लगे हैं। इससे पहले फरवरी में कपल ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे के मोजे पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन दिया था, हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा जल्द आ रहा है। वर्क फ्रंट पर क्या कर रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सिद्धार्थ और कियारा फरवरी 2023 में एक शानदार समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि दोनों अपनी निजी जिंदगी को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर कभी कभार अपनी पर्सनल तस्वीरें शेयर करके अपने फैंस को सरप्राइज जरूर देते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो दोनों एक्टर्स के पास कुछ रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं। कियारा जल्द ही ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के साथ वॉर 2 में नजर आएंगी। दूसरी तरफ सिड के पास जानवी कपूर के साथ परम सुंदरी है। क्रिकेट के मैदान पर हार जीत तो लगी रहती है। एक टीम जीतती है तो कोई एक टीम को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है कि हम एक दूसरी टीम का सम्मान करें और जेंटलमैन गेम दिखाएं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच हुई 5 मैच की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज काफी उदास नजर आए, तो इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स उन्हें दिलासा देने पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वरुण ग्रोवर ने दोनों की फोटो शेयर कर इमोशनल कैप्शन लिखा। सिराज और बेन स्टोक्स की फोटो वायरल। एक्स पर वरुण ग्रोवर ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की एक फोटोग्राफ शेयर की है, जिसमें मोहम्मद सिराज 4 रन बनाकर आउट हो गए और पूरी भारतीय टीम 170 पर ऑल आउट हुई। इसके बाद वह काफी उदास नजर आए, तो इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स उन्हें दिलासा देने के लिए आ गए और उन्हें गले तक लगाया। सोशल मीडिया पर बेन स्टोक्स और मोहम्मद सिराज की फोटो तेजी से वायरल हो रही है और 30,000 से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। फोटो को शेयर करते हुए वरुण ने लिखा, खेलों में हारना एक अनोखा दर्द होता है। यह सिर्फ एक खेल है और फिर भी जीत हार निश्चित होती है। सभी काश खत्म हो जाते हैं जिंदगी के उलट, जहां जीत हार हमेशा चलती रहती है, उलझी रहती है और इसीलिए खेल के नतीजे गहरा सदमा पहुंचाते हैं। तीसरे टेस्ट मैच में जीती इंग्लैंड की टीम। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 336 रनों की ऐतिहासिक जीत हासिल की और तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने कमबैक करते हुए 22 रनों से भारतीय टीम को शिकस्त दी। मैच की बात की जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 387 रन बनाए और दूसरी पारी में 192 रन बनाए। 193 रनों के लक्ष्य को पूरा करने उत्तरी भारत की टीम 170 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड की टीम ने 22 रनों से मैच जीत लिया। डॉक्टर अरुण एल नायक का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर वे सेहत से जुड़े टिप्स शेयर करते रहते हैं। डॉक्टर अरुण बेंगलोर में बतौर सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और वे चीफ ऑफ न्यूरोसाइंस के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले डॉक्टर अरुण ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से न्यूरोसर्जरी में ट्रेनिंग ली है और एम्स में ही न्यूरोसर्जन के तौर पर काम किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने एक वीडियो में डॉक्टर अरुण ने बताया कि डिहाइड्रेशन और कमर दर्द का आपस में क्या संबंध है। आप भी जानिए क्या शरीर में पानी की कमी हो सकती है कमर में दर्द का कारण।
डॉक्टर ने बताया कि कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द लोअर बैक पेन की वजह खराब पोस्चर ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी हो सकती है। स्पाइन डिस्क 90% पानी से बनी होती है और जब शरीर में डिहाइड्रेशन होती है तो कुशनिंग कम हो सकती है और कमर दर्द होने लगता है। हल्की फुल्की डिहाइड्रेशन से भी मसल अकड़ सकती हैं और कमर को दर्द बढ़ता है। डिहाइड्रेशन कैसे करें दूर? डिहाइड्रेशन के कारण होने वाले कमर दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर का कहना है कि अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी पीकर ही करें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें। कोशिश करें कि आप दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ा दें। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के, खासकर सोडियम और मैग्नीशियम। कमर दर्द से आराम दिलाने वाले नुस्खे। जब तक शरीर में पानी की कमी दूर होगी तब तक कमर दर्द से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर देखे जा सकते हैं। ठंडी और गर्म सिकाई आमतौर पर कमर का दर्द दूर करने में असरदार होती है। 15 से 20 मिनट सिकाई करने पर आराम महसूस होता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कमर का दर्द दूर कर सकती है। आप योगा, स्विमिंग, वॉकिंग या फिर साइकिलिंग को भी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करने की कोशिश करें, अपना खान पान हेल्दी रखें और दर्द बढ़ाने वाली चीज़ों से दूर रहें। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े कमर का दर्द बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि ढीले कपड़े पहनें। देश में हाई बीपी, हाइपरटेंशन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और मौजूदा आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार भारत हर चौथा वयस्क हाई बीपी, हाइपरटेंशन से जूझ रहा है, लेकिन सिर्फ 10% लोगों का बीपी कंट्रोल में है। ऐसे में लोगों को हाई बीपी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI नाम का कार्यक्रम का दूसरा फेज देश के 21 राज्यों में 100 जिलों में शुरू कर दिया है। इसमें 5 साल में अब तक 20 लाख से ज्यादा मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से करीब 47% का बीपी नियंत्रण में है। पहले चरण में सरकार को मिली सफलता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह बदलाव लगातार जांच और स्वास्थ्य निगरानी के कारण संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत 2017 में की थी, जो 2019 तक कुल 26 जिलों में चला था। इसके नतीजों को देखते हुए इसे अब 104 जिलों तक शुरू किया गया है, जहां के करीब 13,821 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हाई बीपी की जांच, निगरानी और इलाज की सुविधा का विस्तार हुआ है। क्या है HCI कार्यक्रम? यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। इसका उद्देश्य है हाई बीपी की जल्द पहचान, सही इलाज और लगातार निगरानी करना। IHCI के 3 अहम हिस्से हैं: मानकीकृत इलाज, पूरे देश में बीपी के इलाज की एक समान व्यवस्था करना, डिजिटल टूल्स, बीपी पासबुक, मोबाइल ऐप और डिजिटल रजिस्ट्रेशन से ट्रैकिंग आसान करना है। हर स्तर पर इलाज की सुविधा, गांव के हेल्थ सेंटर से लेकर शहरों तक बीपी की जांच और दवाओं के सुविधा का विस्तार करना है। क्यों है ये जरूरी? हर साल भारत को लाखों लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से जान गंवाते हैं, जिसकी मुख्य वजह अनियंत्रित बीपी है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में तो बीपी की जांच और इलाज की पहुंच काफी कम है। वहीं दूसरी ओर हाइपरटेंशन से जुड़ी बीमारियां भारत के कुल स्वास्थ्य बोझ का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। तमिलनाडु बना रोल मॉडल। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के शोधकर्ताओं के अनुसार तमिलनाडु ने हाई बीपी को कंट्रोल करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 2019 से 20 में जहां सिर्फ 7.3% मरीजों का बीपी कंट्रोल में था, वहीं 2023 से 24 में ये आंकड़ा 17% तक पहुंच गया। सर्वे के दौरान शोधकर्ताओं ने 18 से 69 वर्ष के कुल 8,880 वयस्कों की जांच की और इनमें 29.6% हाई बीपी रोगियों की पहचान की। इसी जांच में उन्हें 19.5% लोग डायबिटिक मिले। इस तरह महज 3 साल में नियंत्रण दर दोगुना होने के साथ 6 में से 1 मरीज हाइपरटेंशन कंट्रोल में हो गया। निदेशक डॉक्टर मनोज V. मोहेरकर ने कहा कि यह सुधार तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम की बदौलत संभव हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर भी काबू किया जा सकता है। ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि तमिलनाडु का मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है।
अगर सही तरीके से दवा वितरण, नियमित जांच और जागरूकता फैलाई जाए तो हाई बीपी और मधुमेह जैसी बीमारियों सहित गंभीर रोगों पर भी काबू पाया जा सकता है। पहले चरण में भी दिखा असर, 26 जिलों में आया बदलाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव कार्यक्रम IHCI के पहले चरण की रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें बताया कि IHCI के तहत पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों के 26 जिलों में इस मॉडल को लागू किया गया था, जिसमें कुछ समय बाद पता चला कि स्थानीय आबादी में गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता में 6.1%, बीपी नियंत्रण में 6.7% और इलाज में 3.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने बुधवार 15 जुलाई को चेतावनी दी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखना चाहते हैं तो उन पर भी आर्थिक प्रतिबंध सेकेंडरी सेंसेक्स के रूप में लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के लिए नाटो के माध्यम से नए हथियारों की घोषणा की थी और साथ में 50 दिनों में शांति समझौता नहीं होने की स्थिति में रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर 100% के सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। ट्रंप ने इस ऐलान के अगले दिन नाटो महासचिव अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटरों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों को यह धमकी दी। नाटो, जिसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, एक सैन्य गठबंधन है जो 31 देशों का एक समूह है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं। रूटे ने सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से कहा, इन 3 देशों को मेरा प्रोत्साहन विशेष रूप से यह है कि यदि आप अभी बीजिंग में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आप शायद इस पर गौर करना चाहेंगे क्योंकि यह आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। रूटे ने कहा, तो कृपया व्लादिमीर पुतिन को फोन करें, उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो इसकी उल्टी मार ब्राजील, भारत और चीन को बड़े पैमाने पर झेलनी होगी। रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटर थॉम टिलिस ने कदमों की घोषणा के लिए ट्रंप की तारीफ की, लेकिन कहा कि 50 दिन की देरी उन्हें चिंतित करती है। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता है कि पुतिन युद्ध जीतने के लिए 50 दिनों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे या हत्या करने और संभावित रूप से बातचीत के आधार के रूप में अधिक जमीन हथियाने के बाद शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा, इसलिए हमें आज यूक्रेन की वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए और कहना चाहिए, चाहे आप अगले 50 दिनों में कुछ भी करें, आपका कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। रूटे ने कहा कि यूरोप ये सुनिश्चित करने के लिए धन जुटाएगा कि शांति वार्ता में यूक्रेन सबसे अच्छी स्थिति में हो। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ समझौते के तहत अमेरिका अब यूक्रेन को बड़े पैमानों पर हथियारों की आपूर्ति करेगा। न केवल हवाई रक्षा मिसाइलें, यूरोपीय लोगों द्वारा भुगतान किया गया गोला बारूद थी। अपनी तरह की एक अनोखी पहल के तहत सिक्किम के खूबसूरत याकतेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू नॉमैड गांव घोषित किया गया है। पूर्वी हिमालय की तलहटी में बसे इस गांव को यह गौरव और अनूठी पहचान सिक्किम सरकार की नॉमैड सिक्किम पहल दी गई है। इसके तहत अब गांव में इंटरनेट की व्यवस्था की गई है ताकि प्रकृति के बीच में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने वाले पर्यटकों को लुभाया जा सके। हिमालय की तलहटी में बसा खूबसूरत गांव याकतेन गांव सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित है। अब यहां पर इंटरनेट की 2 लाइनें और पूरे गांव में वाईफाई लगा दिया गया है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन्वर्टर का इंतजाम भी किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होम स्टे मालिकों के लिए साल भर इनकम की व्यवस्था करना ताकि पूरे भारत और विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। क्या है नॉमैड सिक्किम प्रोजेक्ट? नॉमैड सिक्किम राज्य सरकार की एक योजना है जिसका मकसद पर्यटन स्थल के रूप में सिक्किम की लोकप्रियता में नया आयाम जोड़ना है। ये प्रोजेक्ट सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के एक परिवार एक उद्यमी विजन का हिस्सा है। टूरिस्ट सीजन खत्म होने के बाद होम स्टे के मालिकों की इनकम बहुत कम हो जाती है। इस योजना का असली मकसद इसी कमी को दूर करना है। होम स्टे मालिकों की आय सुधारने का जरिया।
याकतेन ग्राम पर्यटन सहकारी समिति लंबे समय से याकतेन के होम स्टे बिजनेस को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके लिए पर्सनल लोन भी लिए गए थे। यह योजना इन होम स्टे मालिकों के लिए एक उपहार की तरह है। पाक्योंग के डीसी अगवाने रोशन रमेश कहते हैं कि याकतेन एक खूबसूरत गांव है और यहां पर कई अच्छे होम स्टे हैं। टूरिस्ट सीजन के दौरान यहां काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो होम स्टे मालिकों की कोई इनकम नहीं होती। उन्होंने कहा कि याकतेन को अब डिजिटल नोमैड गांव घोषित किए जाने से उम्मीद जगी है कि ऑफ सीजन में भी यहां पर्यटकों की आमद हो सकेगी। आजकल पर्यटकों को अच्छी जगह और अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है। अब ये दोनों ही चीजें इस गांव में उपलब्ध है। इंटरनेट के साथ बैकअप का भी इंतजाम। नोमैड सिक्किम अभियान के सीईओ प्रेम प्रकाश ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी इंटरनेट के साथ साथ बैकअप इंटरनेट भी उपलब्ध हो, क्योंकि यह इलाका पहाड़ी है, यहाँ पर बारिश और भूस्खलन होते रहते हैं। ऐसे में ऑप्टिकल फाइबर केबल कट जाती है। इसी को देखते हुए हमने इंटरनेट लिंक में बैकअप जनरेटर आदि भी लगाया है। हमें भरोसा है कि यह प्रयास गेम चेंजर साबित होगा और इस मॉडल को पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।